देखिए, हमने इसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जो भी पावर्स मिलते हैं ना, वो पावर्स सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारे प्रोविजंस को लेके जो है वो मतलब वहाँ पे प्रोविजंस किए हैं। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT में क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या पावर्स हैं, उनके क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये सारा प्रोविज़न दिया है। ऑफ कोर्स उनके रोल या उनके फंक्शन ही तो उनके पावर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनका बॉडी कैसा रहेगा, क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगा एंड ऑल दैट, ये रहे उनके पावर्स। अब हम लोग जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं, अब ये जो वर्क करेंगे, इनका जो रोल रहेगा, इनका जो फंक्शन रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो है नहीं, तो बेसिकली फिर इन्हें पावर्स कहाँ से मिलती है, या फिर इन्हें कि मतलब किस हिसाब से फिर ये जो बॉडीज़ है वो काम करेंगे। तो एकदम क्लियर रखो, हम अब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं, इन्हें भले ही हम लोग बोलने के लिए कह रहे हैं कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, लेकिन उसी के साथ साथ ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब क्या, कि हम जितने भी यहाँ कमीशंस देखेंगे, उस कमीशन को लेके कभी ना कभी पार्लियामेंट में एक मोशन या रिजोल्यूशन मतलब बिल रखा गया, उस बिल को पास किया गया, एक एक्ट बना है, वो एक्ट जो है उस पर्टिकुलर कमीशन को पावर देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसके लिए पार्लियामेंट को मतलब पार्लियामेंट में पास करके उनको पावर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद पावर्स दे रहा है। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसके लिए पार्लियामेंट को कुछ अलग एक्ट बनाना पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आज हम जो सबसे बड़ा कमीशन पढ़ेंगे, लगभग आज ही होगा, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन, लेकिन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भली बॉडी होगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1993 को पार्लियामेंट में इसको लेके एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसके चलते आज हमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कुछ पावर्स दिखते हैं। ठीक है, बस इतना ही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कंपैरिजन करें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पावर्स थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि वो एक सोवरेन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, तो हम यहाँ जितने बॉडीज़ दिखेंगे वो लगभग जो है वो स्टैट्यूटरीज बॉडी रहेंगी, मतलब उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, उस एक्ट्स के तहत उनको जो है वो पावर्स मिलते हैं। तो एटलीस्ट पहले हम लोग जो छोटे छोटे कमीशंस हैं ना, उनको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो फर्स्ट आ रही है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने इसके पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा। दोनों कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, क्योंकि दोनों के प्रोविजंस आर्टिकल 315 में किया है। लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये क्या मतलब जिसको हम लोग कहेंगे कि मॉडल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए स्टेट पीएससी है, और पूरे नेशन के लिए जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन अगर दो स्टेट चाहे कि उन दो स्टेट के लिए एक इंटीग्रेट पीएससी रहना चाहिए, तो वो दो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए आप अलग अलग पीएससी ना बना के आप एक ही जॉइंट पीएससी बनाइए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, जब 1966 को हरियाणा एंड पंजाब ये दोनों स्टेट अलग अलग हो गए और 17 नंबर के स्टेट बने, उस टाइम पे दोनों स्टेट ने ये रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को किया कि भाई एक काम कीजिए, फिलहाल कुछ समय तक पंजाब के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे दो अलग अलग कमीशन ना रख के हमारे दोनों स्टेट के लिए एक ही जॉइंट कमीशन आप रखिए। ये 1966 का जो रिक्वेस्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, और तब पहली बार हमारे कंट्री में एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आर्टिकल 315 इससे नहीं लागू होता, दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो दो स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो जाके ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमें दिखेंगे। सारे प्रोविजंस अगर हम लोग देखें तो लगभग वैसे ही है जैसे आपके स्टेट पीएससी का है, बस एक ही चीज़ जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, अगर हम लोग हल्का फुल्का यहाँ कुछ रखें, अगर हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन का, तो कंपोजिशन में क्या होगा कि भाई एक चेयरमैन रहेंगे और बाकी कुछ मेंबर्स रहेंगे। मेंबर्स कितने रहेंगे नॉट फिक्स, वो कोई हम लोग फिक्स करके नहीं रखे, हमने यूपीएससी का ही फिक्स करके नहीं रखे, हमने स्टेट पीएससी का फिक्स करके नहीं रखे, तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कहाँ से फिक्स होगा। लेकिन यहाँ बस जो इम्पोर्टेंट बात रहेंगी ना कि ये जो मेंबर्स हैं या फिर जो चेयरमैन हैं,
ये इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बस यही एक नंबर, यही एक पॉइंट चेंज होगा, बाकी सब सेम है। आप सोचो कि जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट, जब हम लोग स्टेट में आए स्टेट के गवर्नर थे, लेकिन यहाँ पे अब बात एक स्टेट की नहीं है, यहाँ पे बात है 2 स्टेट की। तो 2 स्टेट के लिए अगर हम लोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर अपॉइंटमेंट ऑफकोर्स कोई गवर्नर नहीं कर पाएंगे, इस समय में अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है, जैसे इनका टर्म देखा है तो जो स्टेट पीएससी का था वही टर्म रहेगा। क्या था स्टेट पीएससी का, याद है? 6 और 62 ईयर्स। बाकी सारा रोल फंक्शन सब 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 सेम है, कुछ अलग से इसे देखने की ज़रूरत नहीं। बस आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टाइम 1966 में पंजाब हरियाणा के लिए जॉइंट पीएससी अपॉइंट किया गया। अभी ये जितने भी नेशनल कमीशन हैं इनके क्या काम हैं ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। शेड्यूल कास्ट के लिए है, ट्राइब्स के लिए है, वुमेंस के लिए है, भाई उस कैटेगरी का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इस जिसको हम लोग कहेंगे कि उनका वेलफेयर है, उनका एम्पावरमेंट है, उसके लिए ये कमीशन काम करते हैं। माइनॉरिटीज़ को लेके लास्ट टाइम भी हमने थोड़ी बहुत ये बात की थी कि हम माइनॉरिटीज़ कमीशन जब देखते हैं तो किस बेसिस का माइनॉरिटी, मतलब कास्ट वाइज, लैंग्वेज वाइज तो नहीं, ये जो है वो रिलीजन वाइज। मतलब यहाँ अगर हम लोग देखें तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की है कि 80% ऑफ पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, रिमेनिंग जो 20% बचे हैं वो सारे के सारे रिलीजन माइनॉरिटीज़ में जाते हैं। तो उन रिलीजन का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वेलफेयर, एम्पावरमेंट के लिए काम करने का जो राइट है वो इस कमीशन का है। अब उस रिलीजन्स में बौद्ध आ गए, जैन आ गए, क्रिश्चियन आ गए, देन आपके मुस्लिम्स आ गए, ठीक है, ये जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो है रिलीजन, सिख हैं, ये सारे रिलीजन यहाँ पे हमें दिखेंगे। एक्चुअली ये कमीशन इंडिया का अच्छा खासा पुराना कमीशन है, मतलब इसका अगर हम लोग देखें तो 1978 से वर्किंग है ये कमीशन। लेकिन इस कमीशन को पहले अपने खुद के पावर्स नहीं थे, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना 1992 को, मतलब पार्लियामेंट ने उसको खुद के पावर्स दिए, और तब से फिर वो जो माइनॉरिटीज़ के में जो रिलीजन्स आते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए फिर ये कमीशन जो है वो वर्किंग है। इस कमीशन का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो 1 चेयरमैन, 1 डिप्टी चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर्स। 1992 से 1992 को ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाया गया और इसका कंपोजिशन किया गया कि 1 चेयरमैन है, 1 डिप्टी चेयरमैन है एंड अदर मेंबर्स। तो ये जो छोटे छोटे कमीशंस हमें देखने थे वो हमने यहाँ पे कवर। यहाँ से ऐसे कोई फिर जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना उसमें ऐसा कुछ छोटा ऐसा कुछ नहीं है, सब बड़ा बड़ा है। इसमें स्पेशली जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर नेशनल लेवल का अलग, स्टेट लेवल का अलग, इंफॉर्मेशन कमीशन नेशनल लेवल का अलग है, स्टेट लेवल का अलग है, सीबीसी है, सीबीआई है, लोकपाल है, लोकायुक्ताज है, सब बड़े बड़े बॉडीज़ हैं। 1 बाय 1 हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स यही डालिए। चलो, इस कमीशन का रोल देखने के पहले हम इस कमीशन का इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। बाकी जो कुछ है जो मतलब इस कमीशन में जितने कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमीशन है ये। बाकी रोल तो बहुत इजीली मतलब उसको हम समझ लेंगे कि क्या रोल रहेगा इसका या फिर क्या रोल हो सकता है, इम्पोर्टेंस क्या है। पहले हम लोग इस कमीशंस के इम्पोर्टेंस को लेके समझने की कोशिश करते। पहले तो आप नाम देखिए, हम कह रहे हैं उसको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो बात यहाँ पे है ह्यूमन राइट्स की, मतलब ह्यूमन राइट्स मतलब कौन से राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये कमीशन वर्किंग है, इसे पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जितने भी कमीशंस हैं ना वो कुछ ना कुछ भी किसी ना किसी के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। जैसे अभी हमने देखा नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये कमीशन अलग है।
अब तक देखो हमने जितने भी छोटे छोटे जितने कमीशन देखे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, इसके अलावा अभी हम लोग जो कमीशन देख रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर आपके ह्यूमन राइट्स, तो अब ह्यूमन राइट्स जिसे कहेंगे तो वो तो एससी के भी ह्यूमन राइट्स है, एसटी के भी ह्यूमन राइट्स है, वुमेन्स के भी हैं, माइनॉरिटीज़ के भी हैं, सबके तो ह्यूमन राइट्स है ना। पहले ह्यूमन राइट्स क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों राइट्स एक ही हैं या दोनों राइट्स ये अलग अलग है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यूरिंग 1914 to 18 में चला और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कैसा है कि जब सभी दंगाई हो तो उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करेगा, बस दंगे करने के काम करेगा। लेकिन दंगाई जब पीट जाते हैं और जब समझ में आता है कि मार क्या चीज़ रहती है, तब जाके फिर थोड़ा शायद वो सुधर सकता है। और इसी कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला 1939 से लेकर 45 तक, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये चाहा कि भाई वो वार ना हो। जैसे इंग्लैंड ने भी काफ़ी कोशिश की, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी बहुत नुकसान हो गया इंग्लैंड का। अमेरिका ने भी कोशिश की, कोशिशें कई हुई, लेकिन फिर भी एडोल्फ हिटलर और आपके मुसोलिनी के कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो चल। अब ये जो वार हुआ, इस वार में अगर हम लोग मरे हुए लोगों का बस नंबर देखें तो 1 करोड़ के ऊपर लोग मारे गए। कई लोग ऐसे थे जिनके बॉडीज तक नहीं मिले, कई लोग ऐसे थे जो हैंडीकैप हो गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ, मतलब करोड़्स ऑफ जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए। अब मामला ये था कि लोग मर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और कोई उनके प्रोटेक्शन के लिए सामने तक नहीं आ रहा है। तो इसी के कारण जब 1945 को ये सारा चीज़ ख़त्म हुआ, वार ख़त्म हुआ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे IMF बना, वर्ल्ड बैंक आई, आपका यूनाइटेड नेशन बना, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए। ये इंस्टीट्यूशंस के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। हम कोई दुनिया का इसके बाद हमें वार नहीं देखना है, क्योंकि पहले 2 वार में बहुत कुछ डैमेज करके गया है। अभी हम लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि ऐसा सिचुएशन आए। और जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में जितना भी ह्यूमन बॉडीज़ या फिर जो डैमेज हुआ, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने ही एक चार्टर 1948 को जो है वो डिक्लेयर किया था। उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स चार्टर, कि भाई इस धरती पे रहने वाला हर एक इंसान को उनके कुछ मानवीय अधिकार है, और उन मानवीय अधिकारों का जो है वो प्रोटेक्शन, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो डिक्लेरेशन उन्होंने वो किया, तो वो लगभग 10 दिसंबर 1948, और इसी कारण शायद आपको पता होगा या फिर याद होगा, तो 10 दिसंबर ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अब उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स का लिस्ट दिया, उसमें बहुत सारे मतलब राइट्स थे, जैसे राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी है, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, रिलीजियस राइट्स है, कल्चरल राइट्स है, एजुकेशनल राइट्स हैं, सारे राइट्स दिए हैं। मतलब आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिलता है, ये सारे राइट्स है। अब अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, उसे हम लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कह रहे हैं। अब तक मैं आपको जितनी स्टोरी बता रहा हूँ वो बात कर रहे थे हम लोग ह्यूमन राइट्स की, राइट। अब ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। अब वो बेसिक डिफरेंसेस क्या, उसको हम लोग समझने की कोशिश। जैसे यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर डिक्लेयर किया था, ह्यूमन राइट्स का चार्टर 10 दिसंबर को, उसमें जितना भी था कि भाई हर किसी को राइट टू इक्वलिटी है, देन आपको राइट टू लिबर्टी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सारे उनके ह्यूमन राइट्स है, मानवीय अधिकार है, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब हम भी उसी से प्रभावित होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमने उन्हीं ह्यूमन राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, और कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देके हमने एक स्पेशल प्रोविज़न भी उसके साथ ऐड की कि अगर इन राइट्स पे ज़रा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब हमने लोगों को सिर्फ राइट्स नहीं दिए, तो उन राइट्स के साथ साथ उन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमने कुछ जो है वो वहाँ पे अरेंजमेंट भी किया है। तो जहाँ या फिर जिस देश में ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट भी मिलता है, उन देश के उस राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल राइट्स।
बड़ा सिंपल है, समझ के चलते कि नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेके कोई बात नहीं की गई। मतलब ना लोगों को इक्वलिटी के राइट के बारे में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ना राइट टू लिबर्टी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहता है। तो वहाँ के लोगों को ह्यूमन राइट्स तो है, देखो ह्यूमन राइट्स कभी नहीं जाएंगे, ह्यूमन राइट्स किसी के कोई नहीं छीन सकता है। मतलब आपको आपके पेरेंट्स जितना भी मार रहे, कूट रहे, किसी रूम में बंद करके रख रहे, लेकिन फिर भी आपकी ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन बेसिकली वो बस ह्यूमन राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहे, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए शायद वो बात कहीं नहीं जा रही है। समझ में आई बात? आपके राइट्स का जब प्रोटेक्शन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बस प्रोटेक्शन नहीं, तो प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 करता है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में ये बेसिक डिफरेंस है। यहां जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और दुनिया में किसी कंट्री के सिटीजन्स को इतने फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं जितने इंडियन सिटीजन्स को हैं। और उसी के साथ साथ इन फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रोविज़न करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाली हैं। मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अगर कुछ भी मतलब कहीं से कुछ प्रेशर आता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और हमारे राइट्स को हम लोग वापस ले सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ बॉडीज़ हमें दिखती है। और जैसे मैंने कहा कि वो कंट्री जिस कंट्री में वहाँ के ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी जाती है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद 1993 में पार्लियामेंट को नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये अलग से कमीशन लाने की क्या जरूरत पड़ी, ये सोचने वाली बात है। जब ऑलरेडी हमारे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहां क्या कर रहा है? अगर ऑलरेडी हमारे राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वर्किंग में है तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या कर रहा है? क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन बनता है। तो यहां इसी कारण जो है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का या फिर ये जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उसका इंपॉर्टेंस समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस भी हैं। जैसे मेरे कुछ राइट्स है, अगर मेरे राइट्स पे अगर जरा भी किसी से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आता है तो मैं खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम बस इतनी बातों को राइट्स मान नहीं सकते। मतलब इसके अलावा भी हमें कुछ बातें सोचना और समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। शायद अगर आपको पता होगा तो नागपुर के इस नॉर्थन पार्ट में जैसे आप कोराडी की तरफ जाते हो तो कोराडी के पास जो एक स्क्वायर है, छावनी वाला स्क्वायर में भी, जहाँ पे वो फ्लाईओवर शायद वो ख़त्म होता है, उसके पहले आपको लेफ़्ट साइड में पता होगा कि वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल है, अगर पता होगा तो मेंटल हॉस्पिटल में कौन से लोग रहेंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सोचिए, हम जिन्हें मेंटल कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके सराउंडिंग में, राइट? अब मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनको सर्विस देने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई डॉक्टर उस मेंटल पेशेंट को फिजिकली हरास कर रहा हो तो सोचिए, जिसे ये नहीं पता कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसे ये कहाँ से पता चलेगा कि उसका फिजिकली हरासमेंट हो रहा है? और अगर उसे नहीं पता चल रहा है तो भी उसे कोई लेन देन नहीं है उसके राइट्स का, उसके फंडामेंटल राइट्स का, उसके ह्यूमन राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसे नहीं पता। लेकिन जो भी उसके ऊपर वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है ना। और अगर उसके ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है तो उसको बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसी ना किसी को तो चाहिए रहना चाहिए, किसी ना किसी का रहना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे इस कमीशन का काम कैसे होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक और एग्जांपल देते हैं। समझ के चलिए कि कोई पर्सन है जिसके हाथ से कोई क्राइम हुआ है, वो क्रिमिनल होगा नहीं होगा वो बात की बात। मतलब अगर किसी पर्सन के हाथ से कोई क्राइम हुआ है तो वो क्रिमिनल ही होगा, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसके हाथ से क्राइम हो गया और जेल ने मतलब कोर्ट ने उसको 10 साल की सज़ा सुना ली, 10 साल के लिए वो अंदर है।
कोर्ट ने उसको उसके किए हुए गुनाह की सजा सुना ली है 10 साल की, लेकिन अब जो 10 साल वो अंदर है, 10 साल अगर अंदर जेल में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 10 साल अगर अंदर उसने कुछ क्राइम किया है इसलिए कोई जेलर आ रहा है उसे मार रहा है, पीट रहा है, या फिर उसे खाना नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी ज़िंदगी अंदर एकदम बेहाल करके छोड़ दी है, तो यहाँ पे फिर से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जो भी हो रहा सही हो रहा, कि उसने वैसे भी उसने जो क्राइम किया उसके लिए कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है। अब आप उसके ऊपर जो कर रहे हो वो आपका कोई हक नहीं बनता है, आप उसके ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। लेकिन अगर हो रहा है ऐसे तो फिर उनके ह्यूमन राइट्स को कौन बचाएगा? वो बंदा कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे कोर्ट्स, इनके जो फंक्शन रोल है, पावर्स हैं, ये कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो हो रहे हैं ना। तो जहाँ पे ये सारे पावर्स रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन का रोल शुरू होता है, और इसी कारण इस कमीशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कमीशन हर साल देश भर के अलग अलग जेल में जाके विजिट करेगा और वहाँ के जो कैदी है उनसे बात करेंगे, आपको बताइए कि आप यहाँ पे कैसे जी रहे हो। ये कमीशन विदाउट एनी इंटीमेशन किसी भी स्टेट में जाएगा, स्टेट के किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा, विजिट करेगा, उनको कोई प्री नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्री नोटिस देंगे तो हो सकता है कि सारी चीज़ें सही रहे, तो इसलिए विदाउट एनी नोटिस, प्री नोटिस वो जाते हैं, वहाँ विजिट देते हैं और छानबीन करते हैं कि वहाँ सब सही चल रहा है कि नहीं, कि एटलीस्ट जो लोग कहीं ना कहीं किसी एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो सकते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं उस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार, उसे रोका जा सके। तो इसी कारण इस नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट की सीमा कहीं बंद हो जाती है, शायद वहीं से हमें इस कमीशन की सीमा शुरू होती हुई दिख रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? इसीलिए इस कमीशन का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा कि ये जो कमीशन है ये 1993 से वर्किंग में है, मतलब पार्लियामेंट ने इसके लिए रिजोल्यूशन 1993 में लाया, पार्लियामेंट में एक एक्ट बना, और इस एक्ट में 3 प्रोविज़न की गई, मतलब 3 बॉडीज़ जो है वो निर्माण किए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये एक बॉडी था, इसके अलावा स्टेट कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1993 के ह्यूमन राइट्स एक्ट में हमें ये 3 प्रोविजंस, मेजर प्रोविजंस दिखते हैं। देखो ये जो ह्यूमन राइट्स है ये किस किस मतलब क्या प्रोटेक्ट करता है, तो इनका काम इंटरनेशनल या फिर दूसरी भाषा में सीधा सीधा जो यूनाइटेड नेशन ने जिस ह्यूमन राइट्स चार्टर की बात की है उन ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करें, और हमारे नागरिकों के जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शन करे। दोनों काम इनके हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स का, उन ह्यूमन राइट्स का भी प्रोटेक्शन और हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शन, इसमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, सारी चीज़ें आ गई। अब एक्चुअली जिस साल ये कमीशन अपॉइंट होता है या फिर जो ये कमीशन वर्किंग में आता है, बहुत सही समय पे इंडिया में ये कमीशन जो है उसका मतलब वो इस्टेब्लिश होते हुए दिखेंगे 1990। मतलब क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत सही समय पे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कंट्री में आज भी चलती है, इसके पहले भी बहुत चले हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इनलीगल है उसको लीगल वे से सही तरीके से मतलब सही दिखाया गया है, और उसके चलते जो है वो बहुत कुछ लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है उनके प्रोटेक्शन और उनके ऊपर जो है वो जिसको कहेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ये हुआ है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं कि 1980s की बात करें, 80 का अगर डिकेड देखें तो मुंबई जैसे शहर में कोई भी सामान्य व्यक्ति ये रह नहीं सकता था, बहुत हाल बेहाल हो गए थे। आज हम लोग बड़े शान से जाते हैं मुंबई में कि भाई कैपिटल जा रहे हैं, फिल्म सिटी है, ये है वो है ना, फाइनेंशियल हमारा कैपिटल है एंड ऑल दैट। वो समय ऐसा था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति वहाँ मुंबई में नहीं रह सकता था। उसके पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न था वहाँ पे गैंगस्टर और गैंग बार बहुत चलता था, भयंकर। शायद आपको पता होगा कि दाऊद वो मुंबई से ही निकला है, वहीं से भागा था, ठीक है, सऊदी या फिर दुबई में। अब यहाँ दाऊद तो हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसे कई ग्रुप्स थे, कई ग्रुप्स
शायद अगर आपने कभी वो मूवी देखी होंगी शूट आउट एट वडाला, ये देखा है ऐसा कोई मूवी? ये जॉन इब्राहिम का मूवी आया था, जॉन इब्राहिम लीड रोल में था उसमें। तो उसने जिसका रोल किया है ना, एक्चुअली वो रियल कैरेक्टर है। उसने जिसका रोल किया, क्या मराठी किसी पर्सन का रोल किया, तो वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था वहाँ पे। हाँ, बस उस पिक्चर में और बहुत सारी रियल चीज़ें दिखा सकते थे, वो नहीं दिखाया, वो बात अलग है। मन्या सुरवे उसका नाम, मुंबई का बड़ा गैंगस्टर होके गया है। और मन्या सुरवे उस टाइम पे बाला साहेब ठाकरे का प्रमोशन करते था। मतलब मन्या सुरवे गाड़ी चलाता था और बाला साहेब बगल में खड़े रहते थे प्रमोशन के लिए। तो गैंगस्टर ऐसे ही जीते हैं। वो मारा गया तो देखो मतलब मामला क्या था। इतने गैंगस्टर थे, इतने गैंग्स थे और इतने वार चलते थे कि सामान्य व्यक्ति वहाँ रहेगा बिल्कुल कोई संभावना नहीं। किसी को भी कभी भी कोई किडनैप कर ले और सीधा सीधा डिमांड कर ले कि इतना पैसा लाओ। अब ऑफकोर्स फिल्म सिटी तो थी, प्रोड्यूसर तो ऐसे ही किडनैप हो जाते थे। आप सोचो, कोई भरोसा ही नहीं था उनका। तो वहाँ पे कोई सर्वसामान्य इंसान नहीं रह सकता। तो आप इतने प्रॉब्लम्स में करें क्या? तो एक ही तरीका था वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का, मुंबई पुलिस का, फेक एनकाउंटर्स नहीं, फेक एनकाउंटर्स। देखो मामला क्या है कि अगर पुलिस ने कहीं पे रेड मार दिया, 10 गैंगस्टर पकड़े गए तो आपको एफआईआर डालना है, मामला केस उसमें जाएगा कोर्ट में। कोर्ट शायद 5-10 साल की सज़ा देंगे, 5-10 साल के बाद फिर से निकल आएंगे, फिर से ये लोग वही काम करेंगे। तो जहाँ पे पीस मेंटेन होना है वो होगा नहीं। तो करे सारे के सारे लगभग 1000 के आसपास फेक एनकाउंटर हुए हैं मुंबई में। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मुंबई में। इनको पकड़ा जाता था, गाड़ी में बैठाया जाता था, दूर लेके जाते थे और वहाँ पे छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे उनको शूट किया जाता था। और न्यूज़पेपर में न्यूज़ दिए जाती थी कि भाई हमने जब रेड मारी, इन्होंने हम पे शूट किए, हमने डिफेंस में शूट किया, मारा गया, हम क्या। ऐसे 1000 के आसपास फेक एनकाउंटर हुए। और सबसे ज़्यादा मतलब वैसे भी ये सारा जो डिपार्टमेंट या फिर एनकाउंटर का जो डिपार्टमेंट था वो कौन देखता था? तो वो देखते थे बेसिकली PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मतलब जो बहुत निचले स्तर के जो ऑफिसर्स रहते हैं। 3 प्रोविजंस एक बार रिपीट बताइए। 1 मिनट बेटा बताता हूँ, रिपीट। तो इतने फेक एनकाउंटर हुए। आप सोचिए कि जिस पुलिस वाले ने इतने फेक एनकाउंटर किए उसको तो राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया। तो उसने तो गंदगी साफ की। अब एक तरीके से देखें तो सही है, लेकिन दूसरी तरीके से देखें तो हो सकता है कि वो फेक एनकाउंटर्स में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे भी हो सकते हैं कि जो चाहता हो कि भाई नहीं ठीक है, हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम आज के बाद नहीं करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे भी हो जिसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो मारा गया। लेकिन फिर क्वेश्चन बनता है कि उनके ह्यूमन राइट्स का क्या? एक वो बात है। दूसरा बात, 1993, इसके 2 साल पहले का जो सिनारियो था इंडिया का, वो बड़ा अजीबोगरीब था। मतलब पहले उधर बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद दंगे हुए तो मुसलमानों के घर जलाए। अब मुसलमानों के घर जलाए, मुसलमान चिढ़ गए। वहाँ से एक बंदा निकला, टाइगर मेमन, और जिसने सोचा कि हम पूरे मतलब जितना भी हुआ है हमारे कौम के साथ अत्याचार उसका हम लोग बदला लेंगे। उसके कॉन्टैक्ट थे दाऊद के साथ, तो उसने दाऊद के साथ हाथ मिला के वहाँ से बारूद लाया, मुंबई में बॉम्ब्स बनाए और 7 जगह पे जो है 1992 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट। लगभग 350 से 350 लोग मारे गए उसमें। अब ब्लास्ट के बाद, अच्छा ये हमारे देश का पहला ऐसा सीरियल ब्लास्ट था ना कि एक ही शहर में 7 अलग अलग जगह पे प्लान करके ब्लास्ट किया। तब मुंबई के जो पुलिस इंचार्ज थे, IPS ऑफिसर, वो थे राकेश मारिया। उनके हाथ में ये केस था। अब वो बड़े खतरनाक से ऑफिसर होके गए, अभी तो रिटायर हो गए लगभग 10 साल हो गए, 10-8 साल हो गए उनको रिटायर होके। वो उनके हाथ की वो पहली केस, बड़ी केस। पहले तो सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर निकाला कि जब तक केस सॉल्व नहीं होती कोई पुलिस वाला घर ही नहीं जाएगा। वहीं पे उनको रहना पड़ता था, पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन ही। और उन्होंने उस केस सॉल्व करने के लिए सारे हदें पार कर दी थी। मतलब जिनके ऊपर डाउट था सीधा उठा के लाते थे और सीधा उनको जेल में डाल के इतने डंडे पड़ते थे। फिर वो लेडी है या फिर वो बुजुर्ग है, बिल्कुल नहीं देखा जाता था, बिल्कुल नहीं। जरा भी डाउट है डालो उनको अंदर। तो मामला यही था कि उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या। एक तो मामला ऐसा हो गया था कि एक पर्सन था कोई खान, तो ऑफकोर्स वो इन्वॉल्व था उसमें। तो खान जो बैंड्रा के एक रेस्टोरेंट जाता था, वो रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो हिंदू था और अच्छा रिच पर्सन था।
तो वो खान बस उसके रेस्टोरेंट में रोज जाता है डिनर के लिए, ये डाउट पकड़ के पुलिस वालों ने उसको लाया, वो हिंदू पर्सन को जिसका होटल था, और उसको लाके इतना टॉर्चर किया गया, बेसिकली उसके सामने अलग अलग महिलाओं को रखा जाता था, उनको मारा जाता था और उसको धमकी दी जाती थी कि बोल दे तेरे को कुछ पता होगा तो, नहीं तो तेरे बीवी बच्चों को उठा के लाया जाएगा और ऐसे मारा जाएगा। इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि जब वो पर्सन जब घर गया तो उसने अपने खुद के पर्सनल रिवॉल्वर से अपने बीबी और बच्ची को शूट कर दिया था, उसके बाद खुद को शूट किया। तो सोचो कि उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है तो हम कैसे और किसके पास जाए और हमारे ह्यूमन राइट्स का कैसे प्रोटेक्शन करे। बस उसी टाइम पे जब ये सारा सिलसिला चल रहा है 1993 के ब्लास्ट को वो करने का, तब इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो अपॉइंट होता है 19। इसलिए मैंने कहा कि बहुत क्रूशियल ईयर ये इसका अपॉइंटमेंट दिखता है। पहले अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर के रिवॉल्वर से कोई गोली मिस हो गई तो उसका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं था, तभी तो होते थे फेक एनकाउंटर्स। आज अगर गलती से किसी पुलिस ऑफिसर के रिवॉल्वर से अगर एक बुलेट भी मिसिंग है, उनको विदिन 48 आवर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बाय लेटर रिटर्न में देना रहता है कि कहाँ वो हमने खर्च किया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लाइन में आई हैं इस कमीशन को लेके, ठीक है। तो इसीलिए 1993 का इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इम्पोर्टेंट। हाँ प्रणय, हमने ये कहा कि 1993 में जो ह्यूमन राइट्स एक्ट बना था, उस ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत 3 बॉडीज बने हैं। एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये उल्टा पुल्टा हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड कमीशन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल, स्टेट एंड कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक एक बॉडी हमें समझना है, एक एक बॉडी हमें पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं इस बॉडी का कंपोजिशन। और एक बात मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कैसा है ना कि इस बॉडी का रोल और जिसको हम लोग कहेंगे कि इम्पोर्टेंस, ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसका रोल हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ भाई सही बात है ना, मतलब जो ह्यूमन राइट्स है उनका क्या, ये सीधा सीधा मामला है। क्योंकि देखो कैसा, ये जो रास्ते में जो बेचारे जो बेगर्स है ना, जो भीख मांग रहे हैं, क्या है ना कि कोर्ट उनको देख के ना कोई इमोशंस नहीं दिखा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इमोशंस मतलब वो तो है नहीं ह्यूमन की कोई वो दिखाए, लेकिन यहाँ पे फिर ये कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कि वो स्टेट को बोलेगा आपके स्टेट में जो लोग भीख मांग रहे हैं उनकी ह्यूमन राइट्स का क्या, आप काम कीजिए उनके ऊपर, निकालिए उनको वहाँ से, ठीक है। तो कुछ है कमीशन जो आज हमारे ह्यूमन राइट्स को लेके बात करता है, बातें करता है, ठीक है, क्लियर। अब इसका कंपोजिशन लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी को जरा आपको अच्छे से समझना है। इनके कंपोजिशन में आपको 2 बॉडीज दिखेंगी, मतलब मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको किसी बुक में ऐसे नहीं दिया जो मैं अभी सेंटेंस यूज कर रहा हूं कि 2 ऐसे अलग अलग बॉडी मिलेंगी, लेकिन फिर कंपोजिशन में आपको 2 अलग अलग बॉडी मिलने वाली है कि यहाँ पे कौन लोग बैठते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से। 2 बॉडीज मिलेंगे, एक रहने वाली है कोर बॉडी, दूसरी बॉडी जो रहेंगी वो सब्स्टिट्यूट बॉडी रहेंगी, समझ के चलो। पहले हम लोग कंपोजिशन देखेंगे कोर बॉडी का, और दूसरी बॉडी जो है वो कोर बॉडी के बाद में देखेंगे। तो पहले जो कोर बॉडी है ना, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस कमीशन में एक चेयरमैन और बाकी मेंबर्स रहेंगे। तो जो चेयरमैन रहेंगे वो क्या, क्वालिफिकेशन इसी में हम लोग देखेंगे क्योंकि, और बाकी मेंबर्स रहेंगे वो क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी बात, उसको बाद में आप या फिर कहीं पे लिख के रख देना कि ये जो 1993 का एक्ट दिख रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके, इस 1993 ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में अब तक 2 बार अमेंडमेंट हुआ है। एक बार अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, दूसरी बार अभी हुआ था जुलाई 2019 में। तो 2006 और 2019 के 2 अमेंडमेंट, मतलब 2 बार अमेंडमेंट इस एक्ट में हुए हैं। तो यहाँ अब जुलाई 2019 के अमेंडमेंट से कुछ बातें चेंज हुई। जो चेंज हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके पहले क्या था पहले हम लोग यहाँ रखते हैं, बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ ही। अब
यहां जो चेयरमैन दिख रहे हैं वो चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ये कौन बन सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मल्टी बॉडी या फिर मल्टी मेंबर बॉडी है, तो मल्टी मेंबर बॉडी में ठीक है एक चेयरमैन है और बाकी जो है वो अलग अलग मेंबर्स दिखेंगे। तो देखते हैं, पहले 4 मेंबर्स थे, तो वो मेंबर्स और उनके क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, चेयरमैन के अलावा एक मेंबर ये सुप्रीम कोर्ट के, एक तो जो एक्टिव है या फिर रिटायर्ड हुए जो है वो जज, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी सर्विस दे रहे हैं ऐसे जज, जस्टिस या फिर रिटायर्ड जस्टिस। चेयरमैन तो हमने देख ही लिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, यहां पे रिटायर्ड जस्टिस या फिर एक्टिव। इसके अलावा और एक मेंबर जो कि किसी भी हाई कोर्ट के अभी जो सर्विस दे रहे हैं या फिर रिटायर्ड है, और इसके अलावा 2 मेंबर्स ऐसे जिन्हें ह्यूमन राइट्स का अच्छा नॉलेज है। तो पहले हमें इस तरीके से कंपोजिशन दिखता था, एक चेयरमैन है, 4 मेंबर्स है, चेयरमैन रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो रहेंगे, मेंबर्स में एक सुप्रीम कोर्ट से है, एक तो रिटायर्ड चलेंगे या फिर अभी जो सर्विस दे रहे हैं ऐसे जज, किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड या फिर अभी सर्विस दे रहे हैं वो जज, और इसके अलावा 2 मेंबर्स जिन्हें ह्यूमन राइट्स का अच्छा नॉलेज है। लेकिन अभी जो जुलाई 2019 में इनमें अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट ने कुछ प्रोविजंस को चेंज किया है, और जो चेंजेस मिल रहे हैं वो देखिए कहाँ मिल रहे हैं। एक चेंज हमें मिल रहा है चेयरमैन में, और दूसरा मिल रहा है ये जो 2 मेंबर्स हैं नॉलेजेबल, यहाँ हमें जो है वो चेंजेस मिलेंगे। तो अब जो अमेंडमेंट का नया प्रोविज़न है वो ये कि अब जो चेयरमैन रहेंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस चल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट रिटायर्ड जस्टिस, यही कंफ्यूज होता है। फिर मामला माइंड में आता है कि ओके, फिर मेंबर में भी रिटायर्ड जस्टिस और चेयरमैन में भी रिटायर्ड जस्टिस क्या? तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्यों प्रोविज़न क्या, पहले तो ये बात बताइए। आप थोड़ा सोचिए, अभी फ़िलहाल इंडिया में ऐसे कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड है वो अभी हो गए? तो शायद हार्डली 5-7 हो गए, हज़ारों में तो हो गए नहीं। अब जो 5-7 हैं वो भी सर्विस देना कहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, उनकी इच्छा है नहीं है, उन्होंने भी इतना लंबा समय जो है वो उसी एरिया में काम किया, तो हर बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड है वो अवेलेबल रहे, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। अगर हमने इसको चेंज करके अगर रिटायर्ड जस्टिस ये डाल दिया तो आप सोचिए कि आपके पास कितने ऑप्शंस और ओपन हो गए। ठीक है, तो इसलिए अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड जस्टिस। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है ये? जो सेकेंड चेंज हुआ है यहाँ पे मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो ह्यूमन राइट्स का नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज दिख रहा है वो ये कि पहले जो थे कि भाई जिसको नॉलेज है ह्यूमन राइट्स का ऐसे 2 मेंबर्स रहे, उसको कर दिया गया है अभी 3 मेंबर्स, और जो एक एक्स्ट्रा मेंबर बढ़ा है ना वो रहेंगे वुमेन कंपलसरी। चलो, तो जुलाई 2019 का जो अमेंडमेंट है ये इन 2 बातों पे है, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है जस्ट, अभी बहुत सारा कुछ देखना है, सामने आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। और एक्चुअली यहाँ से हम जितने भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, मोदी जी ने थोड़ा सा टेंशन आपके लिए बढ़ाया है, क्योंकि सारे कमीशंस में अमेंडमेंट हुए, सारे कमीशंस में कुछ ना कुछ, भले एक लाइन चेंज हुआ लेकिन हुआ। तो अब जो चेंज हुआ है वो क्या है, उसके पहले क्या था, दोनों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहली बात मैंने कहा कि एक्चुअली इनका जो कंपोजिशन है, जितने मेंबर्स बैठ रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस पूरे बॉडी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा कि एक है कोर बॉडी और दूसरा है सब्स्टिट्यूट बॉडी। तो ये हमने कोर बॉडी देखा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा कि भाई ये कोर बॉडी है, दूसरा सब्स्टिट्यूट बॉडी है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो दूसरा सब्स्टिट्यूट बॉडी है
वो देखिए कैसे है या फिर किसका है। वो जो सब्स्टिट्यूट बॉडी है वो पूरा बॉडी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का है। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या, देखो समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम फिर से इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड इसके पहले भी हमने देखा था जब हमने चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट की बात की थी। हमने ये समझा है उसको लेके कि भाई राज्यसभा के जो चेयरमैन रहते हैं उन्हें राज्यसभा के मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते, फिर वो राज्यसभा के मेंबर्स के तरफ से नहीं आते। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पोस्ट पे जो चुन के आते हैं वही ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ये हुए एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन के पोस्ट पे, राइट। मतलब जो ये हैं वो ऑलरेडी उस पोस्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको कुछ मेंबर्स दिखेंगे जो एक्स ऑफिशियो है, मतलब वो ऑलरेडी किसी ना किसी बॉडी में है, और जो उस बॉडी का पर्सन है वो ऑटोमेटिकली आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, आप पहली बात ये समझिए, ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या लगता है कि जब हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, या फिर ऑफकोर्स जेंडर वाइज भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। क्या लगता है आपको कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ये किन कम्युनिटी या फिर किस जेंडर या फिर किसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेट में हो? वुमेन्स का रह सकता भाई, वुमेन्स का सबसे ज़्यादा, वुमेन्स का बिल्कुल। फिर वहां रिलीजन आते ही नहीं, आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ वुमेन्स को ह्यूमन राइट सबसे पहले आता है, ठीक है। अब अगर आपका आंसर है वुमेन्स का, तो ये बॉडी जो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स देख रही है, इन ह्यूमन राइट्स इस कमीशन में अगर हम किसी ऐसे मेंबर को रखें जो ऑलरेडी वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए वर्किंग है, वेल एंड गुड। उनको और ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम पता है वुमेन्स की, है, मानते हो इस बात को? तो अभी आप सोचने की कोशिश करो कि भाई ऐसा कौन रह सकता है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के चेयरमैन रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यही तो काम कर रहा है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के जो चेयरमैन है वो अगर ऑटोमेटिकली इस बॉडी के अगर मेंबर हो जाए तो वुमेन्स की ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेके और अच्छे से काम हो सकता है। अब समझ में आया ना ये? वैसे कुछ ऐसे कमीशंस हमने यहाँ पे लिंक करके रखे थे कि भाई जो भी पर्सन इस कमीशन का चेयरमैन रहेगा वो ऑटोमेटिकली इस बॉडी का या फिर इस कमीशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। जो वहां का चेयरमैन वो यहाँ का मेंबर, ठीक है। तो पहले ऐसे 4 कमीशंस थे, जिस 4 कमीशंस के चेयरमैन ये ऑटोमेटिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर रहते थे। लेकिन जुलाई 2019 का अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट ने 4 मेंबर्स या फिर 4 कमीशंस के अलावा और 3 कमीशंस ऐड किए, तो अब है 7। पहले 4 मेंबर्स थे एक्स ऑफिशियो, अब 7 मेंबर्स हैं। तो पहले के देखते कि पहले के 4 कौन थे, तो यहाँ पे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे उसमें एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के चेयरमैन, देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरमैन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन। ऑफ कोर्स ये दोनों मतलब ये चारों बॉडीज ऐसी है या फिर कमीशंस ऐसे हैं जिनके रिलेटेड जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ज़्यादा थोड़े, तो उनके जो चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन के मेंबर रह सकते थे। लेकिन जुलाई 2019 के अमेंडमेंट ने जो नए से अब इस बॉडी में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऐड ऑन किए, वो देखिए 3 हमें कौन कौन से मिलेंगे। अब इसमें नए से नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड चीफ कमिश्नर पर्सन ऑफ डिसेबल। जो डिसेबल पर्सन के एक पोस्ट है नेशनल लेवल पे, जैसे अभी हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का एक पोस्ट देखा था ना, एक ही पोस्ट, वैसे ही पर्सन ऑफ डिसेबल जो है
उनके प्रोटेक्शन के लिए एक ही पोस्ट है, चीफ कमिश्नर कहा जाता है, जो पूरे इंडिया के डिसेबल को लेके जो है वो काम करते, तो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबल। ये 3 नए से अब हमें मेंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ आपको फंसाया जा सकता है कि जुलाई 2019 के अमेंडमेंट के पहले ये बॉडी क्या था, मतलब कौन थे कौन नहीं थे, और अब कैसा है, क्या एड ऑन हुआ है, इसको लेके आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर का खर्चा आपने करना है, लिख के दे सकता हूँ कि मैं आपको 4 दिन के बाद जब पूछूंगा ना कि पहले क्या था और बाद में क्या एड ऑन हुआ, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप बोलोगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन वुमेन्स एंड नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी बोलोगे आप, लिख के दे सकता हूँ। अभी ताज़ा इसलिए आपको लोग नहीं सर हम नहीं बोलेंगे ऐसे, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आप 2 दिन के बाद क्या बोलोगे, आप इसको लाओगे इधर और इसको लाओगे इधर। तो याद ऐसे रखिए, 2018 में ही हमने 102nd अमेंडमेंट करके नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, और नेक्स्ट ईयर हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया। तो वो याद रखेगा, वो याद रहेगा, नहीं तो आप कर ही दोगे उसको इधर के उधर, ठीक है। देन चलो अब आते हैं इनका टर्म, पहले टर्म देखते हैं फिर और एक बॉडी देखेंगे। अच्छा, उनका टर्म देखने की जरूरत नहीं है, किनका मैं बोल रहा हूँ, एक्स ऑफिशियो का, इनका टर्म देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो उधर नेशनल कमीशन के चेयरमैन हैं तब तक लगभग वो यहाँ के है ही मेंबर, है ना, उनका टर्म देखने की कोई जरूरत नहीं। टर्म आपको इनका देखना है जो कोर बॉडी है, ठीक है, जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं, इनका टर्म। अगर इनके टर्म का अगर हम बात करें तो ये अपॉइंट होने से सामने 5 ईयर्स या उनके एज के 70 ईयर्स तक, 5 और 70। अब आप ये पहली बार देख रहे हो ऐसे, आज तक तो हमने 665 देखा है, 662 देखा है, ये तो मतलब दांत गिरने तक रख रहे हैं यहाँ पे लोगों को, 70 तक, है ना। तो यहाँ हमने 65 क्यों नहीं रखा, मतलब ये भी बड़ा सिंपल है ना, आप समझ जाओगे, हाँ बड़ा इजी है, हम 65 रख ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके चेयरमैन और मेंबर्स में 2 मेंबर्स या फिर एक चेयरमैन और मेंबर ऐसे हैं जो रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो रिटायर्ड ही हो रहे एज ऑफ 65। अगर आप इसका भी टर्म 65 रखोगे तो यहाँ से रिटायर हो गए, यहाँ पर फिर से रिटायर्ड, ऐसे होने वाले ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो टर्म देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमें 70 ईयर्स दिखता है। लेकिन ये जो आपको टर्म दिखता है, इस टर्म में भी अब जुलाई 2019 ने अमेंडमेंट किया है, और उस अमेंडमेंट के चलते अब ये जो टर्म है ये 3 ईयर्स और 70 ईयर ऐसा है, 3 ईयर्स और 70, मतलब 5 साल जो था उसको कम किया 3 साल। अभी हमने जो बॉडी देखी है, चेयरमैन है, मेंबर्स है, चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट क्या लगता है आपको कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करेंगे, इतना बड़ा बॉडी उन्हें बनाना है, तो एक्चुअली उन्हें कोई ना कोई तो एडवाइस करेगा कि भाई आप इन्हें एज ए चेयरमैन अपॉइंट कीजिए, आप इन्हें एज ए मेंबर अपॉइंट कीजिए, राइट। तो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट को एक बॉडी इसको लेके, इस बात को लेके एडवाइस देंगी। तो बेसिकली वो बॉडी कैसे है और उस बॉडी में कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं, अब देखना है हमें, वो एडवाइजरी बॉडी। तो दीजिए हेडिंग, एडवाइजरी बॉडी, मतलब वो बॉडी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगी कि आप इन पर्सन को चेयरमैन और इन पर्सन को जो है वो बाकी पोस्ट पे। अब ये जो एडवाइजरी बॉडी रहती है ना, इसके भी चेयरमैन रहते हैं और इसके भी मेंबर्स रहते हैं अलग। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जो एडवाइजरी बॉडी रहेंगी, उस एडवाइजरी बॉडी के कभी भी चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी मेंबर्स में एक मेंबर रहेंगे होम मिनिस्टर, इसके अलावा एक मेंबर रहेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा,
इसके अलावा आपको एक मेंबर मिलेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्य, एक मेंबर मिलेंगे अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, और सेम एक मेंबर रहेंगे अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा। हमने इसे पढ़ा है कि दोनों हाउस के लीडर रहते हैं और अपोजिशन लीडर भी रहते हैं, दोनों हाउस के रहेंगे ही भाई, रखना ही पड़ेगा। तो कंपोजिशन में देखिए ये पूरा बॉडी, जो बॉडी प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। तो चेयरमैन तो ठीक है, क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर्स में होम मिनिस्टर हैं, बाकी लोकसभा से 2 हैं और राज्यसभा से 2 हैं। ये दिखने के लिए कंपोजिशन बड़ा सिंपल दिखता है, लेकिन आपको कमीशन इसमें बहुत ही सिंपल वे में ही फंसा सकता है। सीधा सीधा दे देगा कि इसमें से कौन जो है वो मेंबर रहता है नहीं रहता है, और उसमें आप बिल्कुल रॉन्ग हो सकते हो। देखो अगर हम लोग अच्छे से गौर करके देखें, याद रखना बहुत मतलब इजी है। प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर है, लोकसभा के स्पीकर है, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर नहीं है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर है, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर है। तो इजी है याद रखना, लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद जो चीज रखनी है वो ये कि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर है, राज्यसभा के स्पीकर नहीं। और राज्यसभा के स्पीकर इसलिए नहीं क्योंकि राज्यसभा के स्पीकर ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो इस बॉडी के या फिर किसी भी बॉडी के मेंबर नहीं रह सकते। ठीक है, आपको यहां फंसाया जा सकता है। ठीक, तो इसको समझ में लगता है तो ब्रैकेट में लिख के रखो कि नॉट स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हाँ, तो इतना बॉडी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कोर बॉडी है, सब्स्टिट्यूट बॉडी है, एडविसरी बॉडी है, और इतना ध्यान में रखने के बाद फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनका रिमूवल किस तरीके से होता है, किस मेथड से होता है। तो अब नेक्स्ट डालिए रिमूवल। तो देखा जाए तो हमने इसके पहले जो रिमूवल मेथड देखी है लगभग वैसे ही है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ बातें और ऐड ऑन हो जाती हैं, और हो जाती। क्या होता है ऐड ऑन, समझते हैं। पहली बात, यहाँ के जो चेयरमैन हैं या फिर जो मेंबर्स हैं, इनका रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भी जो रिमूवल करेंगे वो भी अगर कुछ स्पेसिफिक रीजंस है अवेलेबल तो ही वो खुद स्टेप लेके उनका रिमूवल कर सकते हैं या फिर नहीं। इन्हें चेयरमैन या मेंबर्स को अपने पोस्ट से हटाना ये मुश्किल प्रोसीजर है, और इसी कारण हम दूसरी लैंग्वेज में हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये वन काइंड ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस ही है। तो यहाँ उसी तरीके से 2 टाइप के आपको रिमूवल दिखेगा। एक रिमूवल जहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, उनको सीधा हटा सकते हैं। दूसरा, वो डायरेक्ट एक्शन ही लेंगे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड करेंगे इंक्वायरी के लिए, है ना। तो लास्ट टाइम जब हमने ये देखा था कि डायरेक्ट एक्शन लेते हैं तो 2-4 कमीशन जितने भी देखे तो लगभग जो रीजंस थे वो सेम थे। वही रीजन हमें यहाँ रखना है, लेकिन उसके अलावा और 2 रीजन ऐड ऑन करता है 1993 का ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो वो कौन से एंड क्या है, एक 1 बाय 1 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट रीजन हमने देखा था कि अगर वो बैंकक्रप्ट हुआ हो तो ये रीजन है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनका रिमूवल। इसके अलावा ऑलरेडी वो इस कमीशन पे है लेकिन फिर भी उन्होंने पैसों के लिए कहीं और सर्विस दी, अगर वो पर्सन मेंटली या फिजिकली इनकैपेबल है सर्विस देने के लिए, इसके अलावा अगर वो मेंटल अनस्टेबल है, लिखो, और दोनों का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मेंटली इनकैपेबल और मेंटल अनस्टेबल दोनों चीज़ें अलग है। आपको लगता होगा कि भाई सेम ही तो है लगभग,
इनकैपेबल और अनस्टेबल? नहीं, दोनों चीज़ें अलग हैं। दोनों में देखो अंतर क्या है। जब हम लोग ये कह रहे हैं ना कि मेंटल या फिजिकल वो इनकैपेबल है, तो इसका मतलब ये होता है फिजिकल, जैसे भाई अब उनका शुगर अप हो गया है, हाइक हो गया है, बीपी हाइक हो गया है, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो फिजिकल इनकैपेबल है। मेंटल कि अब उतना तेज दिमाग नहीं चलता, भूल जाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे मेंटल इनकैपेबल है वो। लेकिन मेंटल अनस्टेबल ये अलग हो जाता है। मेंटल इनकैपेबल दिमाग सही तरीके से नहीं चलना, कम चलना, स्लो चलना। मेंटल अनस्टेबल तेरे नाम, वो सलमान खान पागल हो गया था ना वो, हाँ वो है मेंटल अनस्टेबल। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मेंटल अनस्टेबल अलग हो गया, ठीक है। देन फिफ्थ रीजन, अगर उनके हाथों से कुछ क्राइम होता है या फिर क्राइम हुआ हो और उसके चलते अगर उन्हें पनिशमेंट मिला हो तो, ठीक है। इसमें से कोई भी एक रीज़न है तो उस समय में प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन लेके उस पर्सन का वो रिमूवल करेंगे। इस समय उनको ये इस मैटर को किसी की इंक्वायरी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन मामला कुछ अलग है, और इस रीज़न के अलावा अगर रीज़न ये है मिसबिहेवियर, तो उस समय प्रेसिडेंट खुद कोई एक्शन नहीं ले सकते। उस समय प्रेसिडेंट इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के लिए भेजे। लास्ट टाइम हमने मिसबिहेवियर का डेफिनेशन ऐसे देखा था कि उस पर्सन का सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी में उसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो, या फिर वो किसी और कंपनी से या फिर कोई भी कंपनी से किसी भी और तरीके से अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे मिसबिहेवियर कहा जाएगा। उस समय में ये बात सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के लिए जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उन्हें गिल्टी कहा तो प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। तब तो प्रेसिडेंट को एक्शन लेना ही पड़ेगा और तब जाके इनका रिमूवल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बस आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होते हैं। ऑनलाइन क्लियर होगा? तो रोल को लेके फंक्शन को लेके तो हमने इसके पहले ही बात किया है, क्लियर है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए किसी के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना है तो बेसिकली देखो मामला कैसा हो सकता है कि ऑफकोर्स इनके पास कंप्लेंट्स आएंगे। अगर किसी के कंप्लेंट्स आते हैं तो भी ये कमीशन एक्शन ले सकता है, या फिर खुद होके भी कमीशन एक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं कि वेट करते रहेगा कि नहीं भाई पहले आओ कंप्लेंट लेके आओ तब जाके हम लोग एक्शन लेंगे, नहीं। कमीशन को अगर लगता है कि नहीं वहाँ कुछ गड़बड़ है तो कमीशन खुद एक्शन ले सकता है। इस कमीशन का खुद का अपना इंक्वायरी बॉडी है, इंक्वायरी उनका इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेबल नहीं है। मैं आपको इसके तरफ ले जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग लोकपाल देखेंगे तो लोकपाल भी इंक्वायरी करता है। वो बात अलग कि वो अलग इसकी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन लोकपाल का खुद का अपना कोई यूनिट नहीं है इंक्वायरी करने के लिए। वो पूरी तरीके से एक बॉडी पे डिपेंडेबल है। वो कौन सा बॉडी है वो हम बाद में देखेंगे। इनका लेकिन खुद का अपना इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी का एक यूनिट है जिससे वो छानबीन कर सकते हैं कि भाई किसकी ह्यूमन राइट्स पे जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स आए हैं एंड किसने किया है। बाकी सारी चीज़ें जो है ये खुद इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन इन सारे रोल्स में कमीशन ने आज तक, जैसे मैं खूबियाँ गिनवाऊँ, कमीशन के आज तक के हमने रोल्स देखे तो उनके रोल सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि किसी भी सेल किसी भी जेल में जाके विदाउट एनी प्री नोटिस जाना है, वहाँ पे छानबीन करना है, मेंटल हॉस्पिटल जाना है, ये बहुत अच्छे से काम किया है कमीशन ने। जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं उसको रोकने की कोशिश की, जिसको हम लोग फोर्स लेबर कहते हैं उसको रोकने की कोशिश की। अब तक कमीशन का काम ये बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन कमीशन के बहुत सारे कामों में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दिखते हैं, जैसे 1 by 1 अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस देखें तो हमें पहला रिस्ट्रिक्शन तो ये दिखेगा, जैसे अभी मैंने कहा कि खुद होके भी कमीशन जो है वो इनिशिएटिव ले सकता है, या फिर वो मैटर का इंक्वायरी मतलब इनके तरफ अगर कंप्लेंट आ गया तो भी ये कमीशन जो है वो छानबीन कर सकता है। लेकिन कमीशन बस उस मैटर को देख सकता है, उस मैटर पे छानबीन कर सकता है जो मैटर लास्ट 1 ईयर का है। जिस मैटर को
1 साल ज़्यादा हो गया है, वो मैटर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में नहीं आ सकता। आज तारीख है 27 मार्च 2026। अगर हमें इस कमीशन जाना है तो 28 मार्च 2025 के बाद तो आज तक जो मैटर्स हुए हैं उन मैटर को लेके जा सकते हैं। उसके पहले की किसी बात को लेके हम नहीं जा सकते। मतलब समझ के चलो कि भी किसी के ऊपर किसी पर्सन की ह्यूमन राइट्स के ऊपर अत्याचार हुए हैं 25 मार्च को, और साल है 2025, पिछले साल, लेकिन इस तारीख को, इस दिन को 1 साल ज़्यादा हो गया, ये मैटर ह्यूमन राइट्स में नहीं आ सकता कमीशन में। जो लास्ट 1 ईयर के ड्यूरेशन में है वो मैटर जा सकते हैं। बीच में एक कमीशन इसको लेके अपॉइंट हुआ था, अच्छा है उस कमीशन का नाम, और उस कमीशन ने एक अच्छा रिकमेंडेशन दिया था कि भाई ठीक है आपका ये रूल मानते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनका सजेशन ये था कि हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हैं। फ्लेक्सिबल क्या? तो नया फ्लेक्सिबिलिटी उसने ये लाया था कि कुछ ऐसे मैटर रह सकते हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो 1 साल के भीतर ये मामला आपके तरफ नहीं ला सकते। अगर वो विथ प्रूफ आपके सामने रखे कि वो क्यों नहीं आ सके लास्ट ईयर में, और उन प्रूफ्स में कुछ है, मतलब फैक्ट्स है, तो आपने एंटरटेन करना चाहिए। तो ये रिकमेंड किया गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नहीं माना। ठीक है, तो मामला यही है, लास्ट 1 साल का मैटर आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। ठीक, चलो ये क्लियर हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो काम कर रहा है उसका इंक्वायरी कर सकता है। जो पर्सन गिल्टी है, जिसने ह्यूमन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश की, उसे गिल्टी कह सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन उस गिल्टी पर्सन को पनिश करने का कोई राइट कमीशन को नहीं। तो मामला ये है, फिर पनिश कौन करेगा? तो कमीशन इसे रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पर्सन गिल्टी है, आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। अब उसके ऊपर एक्शन लेना नहीं लेना ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन राइट्स का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अगर बस मामला ये है 3 महीने के भीतर शायद इस मामले में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन को बताएगा, लेकिन इनके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि अगर इन्होंने गिल्टी कहा तो सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट या आप पेनल्टी कर ही लेंगे। ये बस गिल्टी कह सकते हैं, उसके बाद वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो किसी को भी पनिश नहीं कर सकते या पेनल्टी नहीं करा सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है फिर सामने। डन। लास्ट पॉइंट जो रिस्ट्रिक्शंस लाता है इस कमीशन के कामों पे वो ये, अगर कोई भी मामला आर्म फोर्स से रिलेटेड हो तो वो इस कमीशन के ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं। आर्म फोर्स के रिलेटेड, अब आर्म फोर्स के रिलेटेड क्या कैसे रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो मामला कैसा होगा ना कि ह्यूमन राइट्स वर्सेस आर्म फोर्स, ऐसा मामला है। मतलब आर्म फोर्स, आर्मी या फिर किसी ऑफिसर ने अगर किसी पर्सन की ह्यूमन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया तो उस आर्म फोर्स या आर्मी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करने का राइट कमीशन को नहीं है, कमीशन को नहीं है। उनके अधिकारों के बाहर ये चीज़ रखी गई है, जबकि वो रखना ज़रूरी था, क्योंकि बिल्कुल बहुत बार ऐसा होगा कि आर्म फोर्स के भी चलते किसी की ह्यूमन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो इस कमीशन के अंडर में नहीं आता। जैसे लास्ट टाइम आपको अगर पता होगा अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी अगर हम लोग देखा जाए तो मिलिट्री रूल चल रहा था, काफ़ी साल चला। जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो आप जम्मू कश्मीर में जाओ तो आपको तो आज भी वही हाल होंगे, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुए होंगे। आप जाओगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे बस और बस मतलब आर्मी का कैंप है क्या। मतलब हर 100 मीटर पे आपको आर्मी मैन खड़ा दिखेगा हाथ में बंदूक लेके। ठीक है, अरुणाचल में भी सेम मामला। तो वहाँ पे उनके तरफ से भी किसी ना किसी की ह्यूमन राइट्स पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। 2010-11 की बात है, मुंबई की बात है। मुंबई में वो केस इतनी बड़ी हुई थी, 2 दिन वो न्यूज़ पे चली, काफ़ी चली, कि किस तरीके से कुछ ऑफिसर्स
उनके कैंप के थोड़ा पास एक ऑर्फनेज था, वहाँ जाके वो छोटे छोटे बच्चों से, है ना, वो मतलब उनके ऊपर जो फिजिकली वो करते थे, वो उनका हरासमेंट, तो वो 2 दिन बहुत चला। आप सोचिए कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे उनके ह्यूमन राइट्स के साथ तो खेल रही है। तो ऐसे कई केसेस होते होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो कोई भी मामला इस कमीशन के कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमें कुछ दिखते हैं खामियां। बाकी इस कमीशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सर। राइट कुछ फंडामेंटल भी हो सकते हैं, तो गिल्टी पर्सन को SC क्यों नहीं भेजते? अगर वो मामला फंडामेंटल राइट्स का है, जो मामला यहाँ नहीं आता है NHRC में, वो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाएंगे प्रणय। मामला ये है कि बहुत बार ऐसे मामले जो कोर्ट नहीं जाते या फिर कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि मेंटल हॉस्पिटल या फिर किसी जेल वाला मामला है, तो वो मामला NHRC बहुत अच्छे से देखेगा, क्योंकि कोर्ट वैसे भी वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन समझ के चलो, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसको लेके अगर मामला है तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं सीधा कोर्ट जाऊँगा, है ना। तो जो यहाँ नहीं आएंगे वो तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कमीशन का रोल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना है, तो फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लोगों की, उनको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर हम लोग पूरे कमीशंस देखें, जितने हमने इसके पहले देखे हैं, इसके बाद भी देखेंगे, सबसे क्रूशियल कमीशन है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। लेकिन इसके बावजूद वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। एक खामी तो यही पे मिल रही। और दूसरी बात, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद इनमें इतने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो अगर हम थोड़ा इनिशिएटिव लेके, मतलब गवर्नमेंट, ये खामियां अगर दूर करें और ऐसे बॉडीज़ को अगर प्रायोरिटी देके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाए, तो कहीं जो प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं वो प्रॉब्लम्स और अच्छे खासे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बाद देखना है हमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसको भी लगभग 1 आवर देखना पड़ेगा, तो उसको बेटर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।